नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी की पॉलिटी को, यानी कि क्लास 7 की हम लोग पॉलिटी को हम देखेंगे। क्लास 7 की पॉलिटी देखेंगे और ये आपका भाग दूसरा होगा, यानी कि पार्ट 2। और पार्ट 1 को हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 का आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। और इसके बाद एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़ने तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपके इसी चैनल पे पढ़ाई जा रही है। जो एनसीईआरटी का जो प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी नाम से, आप वहां से हर एक क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम अध्याय जो 6 है, लेसन 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं संचार माध्यमों का को समझना, यानी कि हमारे जो लेसन का नाम है संचार माध्यमों को समझना। चलिए अगर बात करें तो लोक संचार माध्यम होते क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इस समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध करके और हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने के लिए आग्रह कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसा भी नियम है जो आपको पसंद नहीं है, ऐसा लगता है कि आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो आप इन तमाम आंदोलनों से आंदोलन कर लीजिए, हस्ताक्षर अभियान चलाइए और समाचार पत्र ज्ञापन दे करके, प्रार्थना पत्र दे करके आप इस पे गवर्नमेंट को दोबारा से विचार करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो संचार माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आम जिंदगी में सभी मनुष्य के लिए। संचार के साधन में जैसे मान लीजिए कि इंटरनेट हुआ, इंटरनेट के बाद तमाम मल्टीमीडिया हुआ, सोशल मीडिया हुआ, पेपर मीडिया हुआ, यानी कि टीवी न्यूज़, अखबारों से जो भी न्यूज़ चलती है, समाचार पत्रों से, इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें न्यूज़ के बारे में पता चलती है। तो क्या है, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है, तो इसकी क्या हम संचार का साधन कहेंगे। तो अगला पॉइंट समझते हैं, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पे जो संचार का माध्यम है वो स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए हमारी मीडिया को स्वतंत्र मीडिया कहा गया है, यानी कि हमारी मीडिया के ऊपर किसी भी राजनीतिक दल का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें तो हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए कि कार्यक्रमों का आनंद भी लें और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाएं। कार्यक्रम भी देखें और उस पर मंथन भी करें, कहाँ कौन सी चीज़ गलत और कौन सी चीज़ सही है, और जहाँ गलत है वहाँ पे आपको प्रश्न भी उठाना चाहिए। बात करते हैं तो तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित भी करती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। जो फिल्म या कोई चीज़ को जो प्रतिबंधित करती है गवर्नमेंट, उसको सेंसरशिप कहा जाता है। अगर सेंसरशिप क्यों लगाई जाती है, अगर किसी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष वर्ग को अगर ऐसा लगता है कि उनको ठेस पहुंच रही है या उनको जो मान सम्मान पे चोट पहुंच रही है, तो उसको गवर्नमेंट क्या सेंसरशिप लगा कर उसको रोक सकती है। अगर भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास में ऐसे भी समय आए जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसरशिप भी लगाए थे। इसमें सबसे बुरा समय था 1975 और 77 का आपातकाल। 1975 से 77 का आपातकाल, इस पर क्या किया गया, सेंसर लगा दिया गया था सभी न्यूज़ चैनलों पर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो बात करते हैं व्यापार के गहन जुड़ा होने के कारण अब संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं समझा जाता, यानी कि संचार माध्यम से क्या होता है, व्यापार भी होता है, तो इसलिए इसे स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। अगर बात करें तो एक पत्रिका थी लहरिया समाचार पत्र, इसको बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद कर लेंगे। लहरिया नामक समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले
उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला है? चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। यानी कि जो लहरिया पत्रिका है ये दलित महिला निकालती थी। किस जिले की है? चित्रकूट जिले की। 15 दिन पर यानी कि अर्धमासिक यानी कि महीने में 2 बार पत्रिका निकाली जाती थी। मतलब कि 15 दिन पर एक बार पत्रिका निकाली जाती है। और स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ समाचार, कितने पृष्ठ के होते हैं? 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार संबंधित रिपोर्ट होती है। इसको प्रतिपादित करने वाली कौन थी? इसको महिलाएं थी, 8 दलित महिलाएं थी। इनके द्वारा हर 15 दिन पे क्या किया जाता? ये पत्रिका निकाली जाती थी। बात करें आगे इसके बारे में तो यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है और किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है। इन सारे प्रश्नों को अगर हम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि कुछ ना कुछ इसमें कमियां हैं और उन्हीं कमियों को जानना, उन्हीं पर हमारा मंथन करना और तब हम जानेंगे कहाँ सही है, कहाँ कोई चीज़ गलत दिखाई जा रही है। क्योंकि राजनीतिक दबाव में बहुत चीज़ें जानकारी, बहुत चीज़ें दबा दी जाती है। जो आप आज के इस समय का जो हो रहा है मीडिया का दुरुपयोग, आप इसको भली भांति जानते हैं और समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 जो हमारा है, हमारे आसपास के बाज़ार के बारे में बात करें तो बाज़ार कई तरह की लगती है। साप्ताहिक लगती है, डेली की बाज़ार लगती है। तो इसमें हम समझते हैं साप्ताहिक बाज़ार के बारे में। साप्ताहिक बाज़ार इसलिए उसका नाम पड़ता है क्योंकि सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन पे लगता है, इसलिए साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं। अगर साप्ताहिक बाज़ारों का एक और फ़ायदा भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही स्थान पर मिल जाता है। यानी साप्ताहिक बाज़ार में सभी ज़रूरत की चीज़ें एक स्थान पर मिल जाती है और जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है, लोग उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक तरह की कई दुकानें होती है उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें हम शॉपिंग मॉल भी कहते हैं। जो अलग अलग मंजिलों पर, जैसे मान लीजिए नीचे के मंजिल पर पुरुषों का मिल गया, फिर महिलाओं का, किचन संबंधित, बच्चों संबंधित तमाम चीज़ें आपको शॉपिंग मॉल में देखने को मिलती है। हम शॉपिंग मॉल कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं तो वे लोग जो वस्तु उत्पादक और वस्तु उपभोक्ता के बीच होते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। यानी कि जो वस्तु का उत्पादन करता है और जो वस्तु का उपभोग करता है, उन दोनों के बीच में जितने लोग होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? हम व्यापारी कहते हैं। व्यापारी का काम क्या होता है? वस्तु को खरीदना, खरीद कर लाना और जो उपभोक्ता है जिनको चाहिए वहाँ तक पहुँचाना। इनका काम किसका होता है? काम व्यापारियों का, उन्हें हम व्यापारी कहते हैं। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर क्लिनिक में भी कुछ कंपनियां के अपने प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीक़ों से चलता है। यह ज़रूरी नहीं कि यह केवल बाज़ार या दुकानों से ही होता है, क्योंकि बेचने और ख़रीदने का कहीं भी आपको रोड पर मिल जाएगा और घर घर आपको बेचते हैं। इन सारी चीज़ों को आप देखते होंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों के खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। जो हमारी आर्थिक स्थिति और परिस्थिति है तो वही हमें तय करती है कि हम शॉपिंग कम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल से सामान खरीदेंगे कि फुटपाथ पर सामान खरीदें। क्योंकि जितना अधिक बजट होगा हम उतने ब्रांडेड चीज़ों को और उतने अच्छे शॉप से खरीदेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा जो अध्याय है इसमें हम बात करते हैं अध्याय 8, जिसका नाम है बाज़ार में एक कमीज। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि सीटेट में यहाँ से प्रश्न आपके बहुत बार बने हैं और इस बार बनने की पूरी संभावना है। क्योंकि साथियों जो सीटेट का सेकेंड पेपर है एसएसटी का, वहाँ से सीटेट एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी आपको पूरी बताई जा रही है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही
साथ ही चंडीगढ़ शिक्षक परीक्षा यानी कि जेबीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ ही अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चों को, तो आप वहाँ भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, यानी कि आपको हर तरह से क्लास उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं बाजार एक कभी इसकी कहानी क्या है, कैसी है और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते इसको बारे में समझते हैं। तमिलनाडु में सप्ताह में दो बार लगने वाला इरोड का कपड़ा, कौन सा कपड़ा? इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विश्व के बाज़ारों में एक है। इस बाज़ार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। किस बाज़ार में? जो विश्व का बाज़ार होता है, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है, वहाँ पे इरोड का कपड़ा बेचा जाता है। और ये कहाँ मिलता है? ये तमिलनाडु में बाज़ार लगता है और इस तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगता है, ठीक है। और यहाँ जो कपड़ा है, इस इंटरनेशनल कपड़ा यानी कि विदेशों में भी लोग क्या करते हैं, इसका खरीदते और बेचते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहते हैं। व्यापारी और बुनकरों की जो व्यवस्था उसे हम दादन व्यवस्था कहते हैं, पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। एक उदाहरण, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है उसे तैयार माल प्राप्त होता है। जो व्यापारी होगा मजदूर को क्या करेगा? कच्चा माल देगा और मजदूर उन्हें तैयार करके देगा। इसको हम क्या कहते हैं? दादन व्यवस्था कहते हैं, जो आपके सीटेट में यह प्रश्न पूछा गया था। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। कौन सी व्यवस्था? सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। जो जिनका विचार मिलता है वो सब लोग इकट्ठे होकर लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। जिनिंग मिल के बारे में बात करें तो वह फैक्ट्री जहां रुई के गोलों के बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिया जाता है। जिनिंग मिल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका बिंदु है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं अध्याय 9 क्या है? समानता के लिए संघर्ष। इसके बारे में जो प्रश्न बनते हैं उस बिंदु को देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं और 14.2% मुसलमान हैं और 16.6% दलित हैं और 8.6% क्या हैं? आदिवासी। इस पूरे आंकड़ों को आप कॉपी और पेन पर नोट कर लीजिए, क्योंकि यही आंकड़ा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो फैक्ट है, छिंदवाड़ा जिले कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश की। महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली हवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती जाती है। आपका प्रश्न पूछ, छिंदवाड़ा जिला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। किसके लिए फेमस है? तो यहाँ से महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली हवा नदी होशंगाबाद नर्मदा से मिलने के लिए। कहाँ? होशंगाबाद, ठीक है। इनको आप ध्यान रखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही मज़ेदार ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।